मार्केट्स रेंज में, लेकिन स्पेशली रेंज को जो ब्रेक कर रहा है वो खास तौर से बाइंग उन स्पेस के अंदर जहाँ पे इधर न्यूज़ है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, वहाँ पर कुछ एक मूव देखने को मिला। 17 साढ़े 17 अंकों ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर तो कुछ बिकवाली जरूर देखने को मिली है। 8558 के लेवल पर निफ्टी कामकाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। संजीव जैन और मानस जायसवाल दो जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं। संजीव, ब्रिक्स से जाने से पहले हमने बातचीत की थी कुछ ऐसे शेयरों की जहाँ पर आप आने वाले समय में रिकमेंडेशन या फिर खरीदारी की राय दे रहे हैं। कोई दो शेयर ऐसे जो आपने चुने हो कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए इनमें दांव लगाया सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अगर मिड कैप स्टॉक में मेरी पहली पिक होगी इंडसइंड बैंक को, ये पिक कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक एक अच्छी बैंक है, एक नंबर्स भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बैंक अच्छी दिख रही है, तो इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। दूसरी मेरी मिड कैप के लिए पिक होगी लाइक गैब्रियल इंडिया पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए, कंपनी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और एक अच्छा टाई-अप्स है और एक अच्छा मूव गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं गैब्रियल पे। तो गैब्रियल और इंडसइंड बैंक मेरी पिक होगी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। श्योर। इनफैक्ट माना जैसे संजीव ने बताया, गैब्रियल और इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से उन्होंने मिड कैप्स के दो स्टॉक्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं। मानस, आपके हिसाब से और वो कौन से स्टॉक्स है जो आप रेकमेंड करें गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें इन्वेस्टर रहने में कोई खतरा नहीं हो सकता? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह के मार्केट्स हैं इसमें ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए और दो स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं आज के मूव को देख के कि शायद जिनमें 2 से 3 दिनों में एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। पहला तो अदानी इंटरप्राइजेज, जहां पर गिरावट के बाद स्टॉक ने 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आज हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर है, ऑसिलेटर्स अगर आप देखिए तो वो पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अदानी इंटरप्राइज में फिर से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। 87.50 तक के टारगेट पॉसिबल है, 81.50 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक रहेगा दीवान हाउसिंग का, क्योंकि काफ़ी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं पिछले दिनों चार्ट्स पे, और दीवान हाउसिंग ने जिस तरह आज एक क्लियर ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे दिया है, ऐसा लगता है कि एक शार्प अपमूव देखने को मिल सकता है। 230 रुपये के टारगेट सेट करके चले और 217 के स्टॉप लॉस लगाएं। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है कौन कौन से दो शेयर्स हैं जहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को चुना है मानस ने, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 2% ऐसे भी ऊपर है, अच्छे नतीजे या फिर अच्छे मूव इसमें ऑलरेडी पिछले कुछ समय में देखने को मिले। और दूसरा शेयर जो है, इनफैक्ट पहले एक बार आइडिया देख लीजिए, आइडिया में एक सेलिंग आई है, डे लो पर अब आइडिया आ चुका है। दिन के निचले स्तरों पर एक बिकवाली के बाद आया है, 107, 108, 106 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। मानस, आइडिया पे आपकी राय, दिन डे लो पर आ चुका है। देखिए, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आइडिया में, क्योंकि कल तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला था। 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। हालांकि ये ज़रूर था कि वॉल्यूम्स बहुत बेहतर देखने को नहीं मिले थे, लेकिन आज के सेलिंग प्रेशर को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था और शायद हमें गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक वापस 100 रुपये तक के लेवल्स को दिखाए, तो कोई उछाल मिले 109, 110 तक का, तब तो स्टॉक से बिल्कुल निकलना चाहिए। और अब कोई भी लॉन्ग तब तक ना बनाए जब तक स्टॉक 113 रुपये के ऊपर क्लोज ना हो। जी, चलिए, आइडिया पे तो राय होगी। हमने दोनों ही जानकारों की कुछ मिड कैप पिक्स पे सुन लिया, लेकिन अब आपको दीपेन शेट की टॉप मिड कैप पिक्स सुनवाते हैं। उनका क्या मानना है, कौन कौन से शेयर जहाँ पे आप दाव लगाते हैं मिड कैप स्पेस के अंदर? इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को देखेंगे तो इसमें 1 या 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये 1 बिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन पर बैठा है और अभी भी नेम प्लेट कैपेसिटी सिर्फ 4 मिलियन टन है। कच्छ में इनका एक सीमेंट प्लांट है, एक ज़माने में सिक कंपनी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे डेट रीपे करना चालू कर दिया है क्योंकि ऑपरेशंस रैंप अप हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छी है। तो ये सालों साल तक यहाँ से ग्रो कर सकता है, अभी भी बहुत ही छोटी कंपनी है। दूसरी कंपनी हमने जमुना ऑटो आइडेंटिफाई की थी, जो लीफ स्प्रिंग्स और पैराबोलिक स्प्रिंग सीवी सेक्टर के लिए बनाती है और सारे ऑटो ओईएम्स के लिए जो ट्रक मेकर्स हैं उनके साथ कुछ 60-65% जैसा वॉलेट शेयर है। अब आफ्टर मार्केट में भी जा रही है और हाई रिटर्न रेशियोज और क्लीन कैश फ्लोज वाली कंपनी है। तो इस तरह से सेक्टर बाय सेक्टर काफ़ी सारी कंपनीज हैं। आईटी में मैंने जैसा कि कहा कि माइंट्री हमें बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि डिजिटल मिक्स इन द रेवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा है और ग्रोथ विजिबिलिटी पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। श्योर। तो आप सुन रहे थे HDFC की टॉप पिक्स यहाँ पे, लेकिन लार्जर एम्फोसिस ऑन सांगी इंडस्ट्रीज एंड जमुना ऑटो, दीज वर द फंडामेंटल पिक्स फ्रॉम HDFC। बट यहाँ से सुन लेते हैं कि ब्लू ओशन एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी की कौन कौन सी टॉप पिक्स है।
देखिए, एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है, प्राइकॉल। इनफैक्ट आपके चैनल पे कई बार मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, और मेरे जो टारगेट है वो करीब इस स्टॉक में 125 रुपये के आसपास का रहेगा। बिल्कुल टर्न अराउंड केस है पिछले साल से, और कंपनी ने जो रीऑर्गेनाइजेशन और जो नए एक्विजिशन की है, तो उसका फ़ायदा अब फाइनेंशियल ईयर 17-18 में देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक की री रेटिंग हो रही है। ऐसे एक स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। इस स्टॉक ने भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को टच किया है, और जो उनके अल्टीमेट प्रोडक्ट लाइन है उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट जो प्राइसेस में आया है, और इसके चलते मेरा मानना है ये इस स्टॉक की भी री रेटिंग होगी, और 85 से 90 रुपये का टारगेट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में भी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। चलिए, तो आपने आशीष महेश्वरी को भी सुना, जिनका मानना है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आप दाम लगा सकते हैं। वैसे भी एक अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है, एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहरहाल कुछ ही देर में एक बारी HUL पर नज़र डालते हैं, थोड़ी देर में नंबर्स आने वाले हैं, और नंबर से ठीक पहले HUL पे किस तरह का मूव है एक बार ये भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि HUL में स्पेशली वॉल्यूम साइड पर जो एक ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस तिमाही के अंदर 5 से 6% की वॉल्यूम की ग्रोथ आए, और अगर और अपसाइड आता है तो एक काफ़ी समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद HUL इस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े देगा, जहां पर पिछली तिमाही में करीब 4% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, उससे पहले 6%, फिर 7%, और लगातार पिछले 3 तिमाही से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। तो वॉल्यूम ग्रोथ का स्पर्ट होना अपने आप में कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। वहीं अगर आकलन की बात करें जाए, मुनाफे और नतीजों के अनुमान की, तो करीब 5.5% के आसपास की आय बढ़ने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पे 8.5% के आसपास की बढ़त रह सकती है इस तिमाही के अंदर HUL के संदर्भ में। संजीव, आपकी राय HUL पे नंबर्स आने वाले किसी भी टाइम? देखिए सुमित, नो डाउट कि HUL एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा प्रेजेंस है FMCG सेक्टर में। ये बात सही है कि बिल्कुल लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी ने अपने टॉप लाइन में निराश किया था, पर इस बार मानना है कि HUL रेवेन्यू में अराउंड 6 से 7% का जंप दिखा सकता है, और प्रॉफिटेबिलिटी में अराउंड 9 से 9.5% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। तो देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है HUL का।